यस सर। ओके, स्टार्टेड ना? ठीक है सर। अच्छा देखो सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का फिनेंस का क्लास, माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना हम लोग एक टॉपिक के अंदर है अभी, माने अंदर माने ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर ही थोड़ा बातचीत चल रहा है। और ये टॉपिक है सर कैपिटल स्ट्रक्चर का। माने कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि एक बिजनेस या कंपनी, स्पेशली अगर मैं कंपनी वाइज बात करूँ तो ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगा। ये कंपनी को चलने के लिए कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। तो कैपिटल बेसिकली इक्विटी या फिर डिवेंचर, सिंपल तरीके से बात करें तो माने या तो शेयर होगा या तो डिवेंचर होगा। यानी शेयर जिसको बोलते हैं उसको ओन कैपिटल बोलो आप। माने चाहे जैसे रिसेंटली एक खबर मिल रहा था मुझे कि आप लोग फ्लिपकार्ट का कोई खबर सुने हो सर? मैंने हल्का सा मुझे कान में आया, डिटेल्स नहीं दिख पाता, बस थोड़ा कान में आता है वही दिमाग में रख देता हूँ। फ्लिपकार्ट में कुछ हुआ है सर, मैंने पुराना जो भी थे वो सब बाहर चले गए कंप्लीटली। ऐसे एक न्यूज़ आया था कि एंड ऑफ एन एरा, ऐसा कुछ न्यूज़ आया था। कोई खबर है क्या? मैं क्यों बता, मतलब अचानक से मुझे फ्लिपकार्ट क्यों याद आया, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो ओनर था, मैंने बेसिकली जो प्रोमोटर था, प्रोमोटर मैंने जिन्होंने कंपनी को बनाया था, ध्यान से सुनना बात को, जिसने कंपनी को बनाया था, दो दोस्त मिलकर बनाया था, आईआईटियंस, सचिन बंसल, बिनी बंसल। तो ये लोग प्रोमोटिंग किया था, प्रोमोटिंग मैंने बिजनेस को डेवलप किया था, तो इनके पैसे से इन्होंने अपना फ्लिपकार्ट को डेवलप किया। तो ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर तो थे ही, साथ में प्रोमोटर थे। बाद में इनके बिजनेस पे टाइगर ग्लोबल जैसे यूएस का बड़ा जायंट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो आया था। तो काफी दिन तक टाइगर ग्लोबल फ्लिपकार्ट में एक बड़ा अमाउंट ऑफ शेयर होल्ड करता था। लेकिन एक बात अभी कल कल का बात है सर, यस्टरडे का, बताया जा रहा है कि ये जो टाइगर ग्लोबल जो बड़ा फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट माने एक्चुअली इनको प्राइवेट इक्विटी फार्म भी बोल सकते हो। इनका मेन काम होता है कि दूसरों के बिजनेस पे पैसा लगाना, वैल्यूएशंस रहेगा, बिजनेस पे दम रहेगा तो ये पैसा डाल देता है और अपना स्टेक लेता है, मतलब कंट्रोलिंग भी ले लेता है। मैंने बिजनेस को कैसे चलाना है वो भी इनके बोर्ड में भी इनके ही लोग होते हैं। तो वॉलमार्ट जो बाद में आके फ्लिपकार्ट में मेजोरिटी शेयर ले लिया था, माने मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 75-80% शेयर वॉलमार्ट का था। लेकिन टाइगर ग्लोबल की भी अच्छा खासा था। लेकिन कल कुछ हिसाब किताब हुआ है सर, आप लोग देख पा रहे हो सर? वॉलमार्ट बाइज आउट टाइगर ग्लोबल स्टेक इन फ्लिपकार्ट फॉर 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन में हुआ, और जिसके बेसिस में फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन हो गया 35 बिलियन, which is a deep from 38 billion at the time it had sold stakes to SoftBank। SoftBank ही जापान का एक बड़ा फेमस प्राइवेट इक्विटी बिजनेस था, वो छोड़ के पहले ही चला गया था। अब धीरे धीरे बिजनेस में काफी बदलाव आया है, तो फ्लिपकार्ट का रिसेंट स्ट्रक्चर में भी थोड़ा चेंजेस आया है। कहने का मतलब बस इतना सा है, ये देखो स्टार्ट किया था सचिन एंड बेनी ने, सचिन बंसल एंड बेनी बंसल 2007 में। इसके बाद धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया, नया नया बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आता गया, वैल्यूएशंस भी बढ़ता गया, ठीक है। और फिर इवन सचिन बिनी भी चला गया सर, अपना स्टेक छोड़ के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके वो भी चले गए। अभी मेनली फ्लिपकार्ट जो है वो मेनली वॉलमार्ट का ही रह गया। मुझे जितना इक्वेशन देखने को मिल रहा है वो अभी बस वॉलमार्ट का ही रह गया सर। ये देखो 77%, वॉलमार्ट हैज एक्वायर्ड मेजॉरिटी स्टेक इन 2018, 16 बिलियन पे लिया था। उसके बाद रिसेंटली एज इट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, वॉलमार्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जॉन डेविड रेनी had said that the Flipkart marketplace has the potential to become 100 billion enterprise driven by robust growth। मतलब ये फाइनेंस ऑफिसर का, सीएफओ का बयान है सर। ऑब्जेक्टिव है कि फ्लिपकार्ट 100 बिलियन का बिजनेस बनने वाला है। He said that the strong performance of Flipkart along with PhonePe payment business and crucial factors in achieving Walmart's goal of doubling its gross merchandise volume in foreign market
टू 200 बिलियन विद इन 5 years। फॉरेन मार्केट में 5 साल में 200 बिलियन होने वाला है, ऐसा मानना है उनका। होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताता है सर, समय बताएगा। लेकिन आपको मैं ये क्यों दिखाया, क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर से ही डिपेंड करता है कि बिजनेस में इक्विटी का भी क्या स्ट्रक्चर रहेगा। अगर बिजनेस लोन पे भी चल रहा है तो लोन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, ये डिसीजन मेकिंग फाइनेंस का एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग है। और ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये चीज बिजनेस को बहुत जोर का इफेक्ट करता है। और इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो करेंटली अगर मैं फ्लिपकार्ट का सिर्फ इक्विटी वाला हिसाब देखूं कि मतलब होल्डिंग माने कौन फ्लिपकार्ट को होल्ड कर रहा है, देखते हैं। विकिपीडिया जनरली अपडेट कर देता है, मैं देख लेता हूं सर क्या हालत है। अपडेट किया नहीं क्या अभी तक, पता नहीं, देखते हैं। अगर अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो आपको कुछ दिनों में अपडेट मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का सबसे ज्यादा स्टेक है। ये सभी इक्विटी वाले हैं सर, सब ओनर है ना, सब इक्विटी वाले हैं। लेकिन उसमें सबसे हाईएस्ट ओनरशिप है वॉलमार्ट के पास। टेंसेंट के पास है, टेंसेंट के पास है 5.3, टाइगर ग्लोबल 4.1। इसी का कोई स्टेक छोड़ दिया बिनी बंसल। सचिन तो पहले ही निकल गया था, वॉलमार्ट जब आया था तभी। सॉफ्ट बैंक ग्रुप जापान का, माइक्रोसॉफ्ट का भी है हल्का। हल्का मानी ये भी कुछ कम नहीं होता सर, ठीक है। वैल्यूएशन देखो, रेवेन्यू देखो आप, 61,386 करोड़ का रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। फ्लिपकार्ट अच्छा बिजनेस कर रहा है, नो डाउट। सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं कहना चाहते, बस आपको कहना ये चाह रहे हैं कि आप देखो कि बिजनेस में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से ये सभी चीजें एक्चुअली डिसाइड होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं। इसमें कुछ पुराने स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं जो आपको, मैं अभी एग्जाम पर्पस में आ गया। हाँ सर, बहुत हो गया रियल लाइफ। अब एग्जाम पर्पस में आप लोगों को ये सब चीजें याद भी रखना है और नॉलेज भी लेना है। जैसे नेट इनकम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं जो काफी पॉपुलर है। नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और इसके ऊपर तो बात हुआ था मॉडिगिलनी एंड मिलर। इसके अलावा और भी दो थ्योरी हैं, मैं आगे आगे बात करूंगा, ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। आगे बात करते हैं सर। और आज एक बात करने का बड़ा इच्छा है, ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस, साथ में एमपीएस का भी बात कर लेंगे, बट पहले ईवीआईटी ईपीएस पे ही मेनली ध्यान देंगे। क्या है ये सब चीजें, समझ में आ जाएगा सर। थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, इतना जान लो। ईवीआईटी का फुल फॉर्म क्या है सर? हेलो, ईवीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ ना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, थैंक यू सर। एक बिजनेस अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माने इंटरेस्ट एंड टैक्स देने से पहले वो जो अर्न करता है, माने बेसिकली प्रॉफिट है, ये भी तरह का प्रॉफिट है, इट्स अ टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। ईपीएस क्या होता है? बोल नील, अर्निंग पर, अर्निंग पर शेयर। ये जो ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस है ना, माने एक बिजनेस प्रॉफिट से लेके पर शेयर अर्निंग तक जो जर्नी करता है, ये फंडामेंटल अप्रोच है। ये पूरा खेल डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर से। बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर पे ये सब चीजें डिपेंड करता है कि एक बिजनेस कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। इसके ऊपर बहुत सारा मैटर डिपेंड करता है, जो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, डोंट वरी। तो आपको एग्जाम में कैसे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर रियल लाइफ केस स्टडीज या प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, आपको हर तरह का मैं कोशिश करूंगा बताने का। डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच से बताने का कोशिश करूंगा। जब जैसा मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। बस इतना जान लो कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो होते हैं बिजनेस में, वो एक्चुअली डेब्ट और इक्विटी से ही बनता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बातचीत किया, जिसमें जब आपको मैं इंडियन इनकम अप्रोच बताया था। ये सब अप्रोच याद रखिएगा सर, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेता है जिनका एमसीक्यू बेस्ड है, जिन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व में भी कंप्लीटली आपको थ्योरेटिकल सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई क्वेश्चन कर देना, तो आपको थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा नॉलेज होना चाहिए। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में बात हुआ, ट्रेडिशनल अप्रोच में बात हुआ, एमएम अप्रोच में तो गजब का बात हुआ है सर।
फिर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया, मतलब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फार्म एंड वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फार्म, याद है सबको? लीवर्ड अनलीवर्ड में बात हुआ, माने एक रिस्की बिजनेस और एक नॉन रिस्की बिजनेस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट चलता है, इसके ऊपर मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और एक क्वेश्चन घर पे होमवर्क दिया था। सर मैं तो भूल ही गया था होमवर्क था बोल के, किसी ने ट्राई किया? रवि का क्या हो गया, नेटवर्क इशू? हाँ रवि, आवाज आ रहा है क्या रवि को? ओके ठीक है, आशा करता हूँ कि आवाज आ रहा है। अच्छा होमवर्क किया किसी ने? चौथा, चौथा तो कोरल चौथा। हाँ सर। ओके ठीक है, मैं सॉल्यूशंस पे आता हूँ सर, पर बिफोर दैट कुछ न्यू टॉपिक करते हैं। हाँ संपत, होमवर्क कुछ चीज नहीं करना, तो फाइनेंस घाटाघाटी করবি তবে তো কিছু হবে। हाँ तो खाली बहाना रेडी हो हमेशा। अच्छा चलो ठीक है सर, होमवर्क में बात करते हैं, बट उससे पहले आपको एक स्पेशल पॉइंट पे लेके चलता हूँ। जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा था ना कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, मैं उसी पे बात करूंगा एक्चुअली। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में मैंने बात किया, अभी मैं धीरे धीरे आपको ना कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस पे लेके जाऊंगा। किस पे लेके जाऊंगा सर? कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस। तो इसमें ना ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस करना है। सर क्या करना क्या है सर? जब तक करेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा कि आखिर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में होता क्या है, और इसमें एक बिजनेस का कोर लेवल में जाके उसका फाइनेंस को कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो थोड़ा सा वेट करो, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी बड़ा पॉपुलर है, मैंने थ्योरी मैंने सिर्फ ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पूछ लेता है और इससे क्वेश्चंस भी हो सकता है। मैंने आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। सो कुछ भी सवाल जवाब आ सकता है सर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कुछ स्टडी नोट्स के अंदर अगर मैं थोड़े डिटेल्स में जाऊं तो यहाँ भी आपके सामने कुछ बताया है। क्या बताता है ईबीआईटी ईपीएस के बारे में? अच्छा, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है ना फाइनेंस, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू डिजाइन एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर व्हिच कैन प्रोवाइड द हाईएस्ट वेल्थ, व्हिच कैन प्रोवाइड द हाईएस्ट वेल्थ। कुछ समझ में आ रहा है सर? सर ये तो फिर आप लोगों के मन में चल रहा होगा, तब तो ये पैसा कमाने का विज्ञान हो गया। हाँ पैसा बनाने का विज्ञान हो गया, माने साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स का जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें ना सबसे पहले एक डेफिनेशंस पढ़ा जाता है, जानते हो सर? ये डेफिनेशन एडम स्मिथ सर का है। एडम स्मिथ कौन? जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है ना, अकाउंटिंग वर्ल्ड, फाइनेंशियल वर्ल्ड, ये सारा चीज ना एक्चुअली इकोनॉमिक्स से ही जनरेट हुआ है। इकोनॉमी नहीं तो ये अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉस्ट, ये कुछ भी नहीं सर। जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही था, इकोनॉमिक्स ही था, और इकोनॉमिक्स से ही सब चीज को आगे आगे स्पेशलाइज करके बनाया गया है। सर कहना क्या चाहते हैं? सर कहना ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स में एक बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट है जिनको यूरोपियन वर्ल्ड ने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का नाम दे दिया, उनको बोल दिया कि इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसे मैं तो इस तरह का बातें उतना नहीं मानता, मेरे हिसाब से एज ए इंडियन मेरा थोड़ा सा ना वो पता नहीं, थोड़ा जोशीला हो जाता हूँ और भारत मतलब मैं इंडियननेस आ जाता है, भारतीय होने का प्राउड फील आ जाता है। आचार्य चाणक्य का बात याद आता है, याद आ जाता है। उनको क्यों नहीं हम लोग किताब में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को क्यों नहीं बताते कि भाई अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो तो फिर ठीक है, यूरोपियन को रेस्पेक्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा इंडियन को भी उसका जो रेस्पेक्ट है वो दिया जाए, जो भी हो।
चाणक्य जो बेसिकली अर्थशास्त्र मतलब रचना किया था, जो देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। रवि का नेटवर्क बहुत खराब है। अच्छा, तो रवि को मेरा आवाज भी रिजॉइनिंग दिखा रहा है, ऐसा बात है क्या? तो मैं तो रवि को एक्सेप्ट किया, अभी रवि नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड सा। আচ্ছা, সবাইকে আসছে আমার আওয়াজ আর স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো কথা কেটেও যাচ্ছে না, ঠিক আছে। তাহলে শুধু রবিরই ইস্যু আছে। ठीक है, देखो सर, तो मैं क्यों ये बात कर रहा था, क्योंकि चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने ये बहुत पुराना बात है चाणक्य का। चाणक्य के जो कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं सर, जब सम्राट अशोक का, उससे भी पहले उनका दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, जो आज भी हमारे पार्लियामेंट में उसी जमाने का कुछ हिसाब किताब दिखा रहा था। तो बेसिकली आज भी आप कभी भी अगर आप पार्लियामेंट के सामने भी जाते हो ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य का स्टैचू देखने को मिलेगा, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ। तो ये सब पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चाणक्य ने डेवलप किया। और जब एक देश का इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, एक देश का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा ना, तो एक कंट्री कभी कंट्री नहीं बन सकता, एक नेशन कभी नहीं बन सकता, जो भी हो। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग यूरोपियन चीजों से काफी प्रभावित है। तो उसमें एडम स्मिथ जैसे बड़े बड़े यूरोपियन इकोनॉमिस्ट, जैसे उन्होंने 1773 में, एडम स्मिथ का ही बात करूंगा अभी, चाणक्य का बात तो नहीं कर सकते, मैंने उतना मौका नहीं देता हम लोगों को। तो एडम स्मिथ सर 1773 मोस्ट प्रोबेबली 1773 या 1776, ठीक है, इस जमाने में एक किताब लिखा था। किताब का नाम दिया था, ये किताब मिलता है सर ऑनलाइन में, एडम स्मिथ बुक्स, क्या नाम है, कोई चाहे तो पढ़ सकते हो। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक किताब पढ़ा था, उसमें मुझे मुझे एडम स्मिथ सर का, उसके इस किताब के बारे में, ये देखो क्या नाम लिखा है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एक बुक्स का नाम है सर, वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776, मास्टरपीस बोला जाता है इसको, वेल्थ ऑफ नेशंस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस चीजें हैं सर। कभी अगर देश का संपद कैसे बढ़ता है, आप पढ़ा करो। अब मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर का बात क्यों किया, क्योंकि मुझे एडम स्मिथ सर के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ाई तो मैंने किया था, बट मैंने सिर्फ उसको रट्टा लगाया था कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बट इनके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज तब मिला जब मैंने एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक बड़ा किताब अच्छा पढ़ा था। उसके अंदर उन्होंने एडम स्मिथ सर का एक लाइन बताया था, और लाइन भी मुझे बड़ा चिंता में डाल दिया था। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सर, किताब का नाम है, जो एडम स्मिथ सर ने लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। किसी देश का इकोनॉमी उसके नेचर के अंदर छुपा रहता है, उसके प्रकृति में होते हैं, उसके संपद में होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री का फ्यूचर किधर जाएगा, और उस कंट्री का जो लोग हैं वो अपने नेचर को किस तरह से यूज करके देश का वेल्थ को क्रिएट कर पाता है। सर, देश का वेल्थ क्रिएट होगा तो देश का जो पब्लिक है उसका भी, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उसका भी वेल्थ क्रिएट होगा। देश के पास पैसा होगा तो वो पैसा सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर, है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो एक बात तो समझ में आ ही रहा है कि इकोनॉमिक्स बार बार वेल्थ ऑफ नेशन, साइंस ऑफ वेल्थ, इसके बारे में बात करता है। और फाइनेंस जो है ना, ये इकोनॉमिक्स का एक एडवांस सब्जेक्ट है और कुछ नहीं, एक मॉडिफाइड सब्जेक्ट है। इसीलिए आपको यहाँ पर थ्योरेटिकली कितना सुंदर से बताया जा रहा है सर, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू डिजाइन एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर व्हिच कैन प्रोवाइड द हाईएस्ट वेल्थ, दैट इज हाईएस्ट एमपीएस। सर, एमपीएस माने, ये भी इकोनॉमिक्स का ही एक टॉपिक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसे एनपीएस कहते हैं।
ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में नॉर्मली ये टॉपिक मैं सीए इंटर को पढ़ाने का मुझे मौका मिलता है। जो लोग क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई किए हैं शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट डिटेल्स में सीए वाले थोड़ा इंटरमीडिएट में एग्जिस्टिंग सिलेबस में पढ़ते हैं, न्यू सिलेबस में फिर से इकोनॉमिक्स को हटा दिया। जो भी हो वो अलग बात है, बट मैं कहना क्या चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स तो अपने जगह में है ना सर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सर इसका मतलब है कि एक कंट्री के पास जितना वेल्थ होगा उस कंट्री के लोगों के पास उतना ज्यादा सेविंग्स करने का मौका मिलेगा। सेविंग्स होगा तो सेविंग्स का पैसा मार्केट में आएगा। माने मार्केट में माने चाहे स्टॉक मार्केट समझ लो, चाहे इकोनॉमी समझ लो, चाहे कैपिटल मार्केट समझ लो, जो समझना है समझ। जितना सेविंग्स उतना मार्केट में पैसा, मार्केट में पैसा तो कंपनी के पास पैसा, कंपनी के पास पैसा माने कैपिटल, तो कंपनी और बिजनेस जनरेट कर पाएगा। ज्यादा बिजनेस जनरेट कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, पॉवर्टी इश्यूज सॉल्व हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, सोचो तो सही, सोचो तो सही। सर बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। नहीं सर, मैं समझता हूँ कि बोलना आसान है, करना आसान नहीं है, बट कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा। हम लोगों को डिसिप्लिन होके काम करना पड़ेगा, करप्शंस वगैरह को साइड में रखना पड़ेगा, सही पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के साथ देश को पॉलिसी के साथ आगे चलना पड़ेगा, फाइनेंशियल नॉलेज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, घर घर में फाइनेंस का नॉलेज डेवलप हो। सर कौन पढ़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट? आपके पास आएगा क्या पढ़ने? सर मेरे पास आना या किसी और के पास जाना ये जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जानो, आप 4 लोगों को बताओ कि फाइनेंस क्या चीज है, कुछ किताब रेफर करो। सर हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस का नॉलेज डेवलप होगा, कंट्री में कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। बच्चे लोगों को स्टोरी के माध्यम से उनके अंदर डेवलप करो तो देश में ऑटोमेटिकली ना एक रिवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। और ये रिवोल्यूशन एक्चुअली गरीबी का जो मेन प्रॉब्लम है ना, इंडिया जैसे कंट्री में गरीबी का इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, ये सब दूर हो जाएगा सर, ये सब दूर होगा। लेकिन हाँ, वो विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। ये सब्जेक्ट में लिखा है, हम लोग पढ़ लिए कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू डिजाइन एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर व्हिच कैन प्रोवाइड द हाईएस्ट वेल्थ। ये सिर्फ रट्टा लगाने का बात नहीं है, ये फील करने का बात है। यू हैव टू रियलाइज दिस, फील करो। हाईएस्ट एमपीएस माने जितना सेविंग्स ज्यादा होगा, हाईएस्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हिच इन टर्न डिपेंड्स ऑन ईपीएस, जो एक्चुअली अर्निंग पर शेयर पे डिपेंड करता है। अर्निंग पर शेयर पे डिपेंड करता है कि एमपीएस बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है, given a level of EBIT, EPS will be different under different financing mix depending upon extent of debt financing. The effect of leverage on EPS emerge because of the existence of fixed financial charge. Don't worry, समझाऊंगा। Interest on debt, financial fixed dividend on preferential capital. The extent of fixed financial charge on EPS depends upon the relationship between the rate of return on asset, and the rate of fixed charge. सर ये सब बात समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, समझाऊंगा। इसी को समझाना है। ये जो लिखा हुआ चीज है ना, ये जो क्रिटिकल एक ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अब धीरे धीरे मैं ये सब चीजों में बात करूंगा। ठीक है, इसमें आपको डेब्ट एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट आएगा, इक्विटी का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट आएगा। दिस सिचुएशन इज आल्सो नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है सर? थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। ओके ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करें सर सिंप्लीफाई? चलो लिखना पड़ेगा, रेडी हो जाओ, लिखना पड़ेगा, अभी बहुत हो गया कहानी। जैसे जब हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेक करते हैं, हम लोग उसका फाइनेंस को देखते हैं ना सर, उसका पीएल को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। कंपनी के केस में हम लोग इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं या इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। किसी दूसरे बिजनेस के केस में हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। एक ही चीज है, कंपनी के केस में इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा और दूसरे बिजनेस के केस में पीएल स्टेटमेंट हो जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखें सर, कि हर बिजनेस का स्टार्ट होता है रेवेन्यू से और वो चलता है ईपीएस तक।
स्टार्ट होता है उसका रेवेन्यू से, मैंने आप बिजनेस चल रहा है, उसका मेन कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू जनरेशन पावर। जिसका रेवेन्यू जनरेटिंग पावर जितना अच्छा रहेगा वो उतना अच्छा काम करेगा और उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे उसका इनकम भी बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा। तो ये जो पीबीआईटी और ईबीआईटी का एरिया है, यहाँ से लेके ईपीएस का जो जर्नी है, इसमें थोड़ा सा बात करना है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा। चलो, मैं आशा करता हूँ कि आपको आइडिया तो लग रहा है किस रास्ते में चलने वाले हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है सर क्या होने वाला है ना? दिक्कत यहाँ है सर, मैं समझ गया, लेकिन अभी बात को आगे बढ़ाते हैं। लिखो सर प्लीज, कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस। इन रियल लाइफ फार्म्स मैंने बिजनेस का बात कर रहे हैं। इन रियल लाइफ फार्म्स और बिजनेस, in real life farms use the EBIT, सॉरी, हाँ ठीक है, ऐसे इसको ईपीएस ईबीआईटी रिलेशनशिप, ईबीआईटी ईपीएस रिलेशनशिप एक ही बात, ईबीआईटी ईपीएस रिलेशनशिप to decide upon capital structure, to decide upon capital structure। ईबीआईटी ईपीएस रिलेशनशिप को समझना है कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू से। ईपीएस का फॉर्मूला है, ये चीज मैंने लेवरेज में भी सिखाया था, आप लोगों में से सभी को आई थिंक लेवरेज जरूर पढ़ा होगा, जहां पर ईबीआईटी मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, है ना, यही तो होता है। सबसे पहले अर्न करो, उससे इंटरेस्ट पे करो, फिर वहां से सरकार के घर में टैक्स जमा करो सर, 1 - T ऑल डिवाइडेड बाई n। मैं ये मान के चला कि प्रेफरेंस डिविडेंड इधर है नहीं, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता, एंड यू ऑल नो दैट, है ना, याद है सबको? हेलो, ईपीएस का फॉर्मूला हम लोग लेवरेज के क्लास में करके आए हैं, মনে আছে কি না? কি রে, মনে আছে কি নেই কথা? সম্পদ, ओके सर, थैंक यू। सभी को पूछा सर, नील, अच्छा, दिस रिलेशनशिप इज शोन बिलो। चलो, क्या रिलेशन है भाई, रिलेशनशिप इज शोन बिलो। एक ग्राफ ड्रॉ करो तो सर, एक ग्राफ ड्रॉ करो। इकोनॉमिक्स में से ग्राफ का बहुत यूज होता है ना सर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो वाई एक्सिस है इसको ईपीएस से डिनोट करो, और जो एक्स एक्सिस है इसको आप ईबीआईटी से डिनोट करो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। अर्निंग पर शेयर 1 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर 2, ईपीएस 1 इक्वल्स टू ईपीएस 2। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर दिखाया, ईपीएस 1 इक्वल्स टू ईपीएस 2, ठीक है सर, एक सेकेंड होल्ड करो तो, एक सेकेंड।
ओके, तो देखो सर यहाँ पर आप एक छोटा सा चीज करो यहाँ पर। इस पॉइंट को थोड़ा सा पॉइंट आउट करो और इसको ना थोड़ा गोल करो। मैं बताता हूँ, समझा देता हूँ सर। और आप एक छोटा सा काम करो, यहाँ से एक लीवर्ड और एक अनलीवर्ड लाइन खींचना है। लीवर्ड लाइन एंड अनलीवर्ड लाइन समझा दूंगा सर, डोंट वरी। एक लीवर्ड लाइन खींचो इस तरह का, ये अनलीवर्ड रहने दो, और जो लीवर्ड होगा उसको ना थोड़ा सा नीचे से खींचना है। मैं दिखाता हूँ। ये जो ब्लू वाला मैंने लिखा है ना सर, ये ब्लू लाइन जो है इसको आप नाम दे दो अनलीवर्ड, ठीक है। मैंने रिस्क नहीं है। और एक लाइन आप लगाओ जो थोड़ा सा नीचे से लगाना, यहाँ से मैंने नेगेटिव एरिया से, और उसे भी आप इसी एरिया से कट करना, इसी एरिया से कट करना, और इसका नाम दे देना लीवर्ड बोल के, मैंने रिस्की, ठीक है। रिस्की है, लीवर्ड एंड अनलीवर्ड। और ये जिस पॉइंट में नीचे इधर हुआ है ना, इसको भी आप एक पॉइंट आउट कर देना। डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा। अभी ग्राफ सिर्फ ड्रॉ करो। तो ये ईपीएस का लाइन है जहां पर एक ईपीएस 1 है, एक ईपीएस 2 है। जो जब ईपीएस 1 इक्वल्स टू ईपीएस 2 होता है, इस पॉइंट में अगर एक लीवर्ड और एक अनलीवर्ड बिजनेस एक दूसरे को कट करता है, वहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। और यहाँ पर आपको और एक चीज, जिस ये वाला जो पॉइंट है, मैंने जहां पर ये नेगेटिव से ये जीरो है ना सर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो के नीचे क्या होता है? नेगेटिव। ये सब तो बचपन में ग्राफ पेपर सिखाया गया आप लोगों को। तो ये जीरो है, ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला साइड नेगेटिव साइड है। तो नेगेटिव से जिस पॉइंट में पॉजिटिव हुआ, दैट इज दिस पॉइंट, मैंने जहां से जीरो को क्रॉस कर रहा है, यहां पर भी आप एक गोला करो, मैंने इसको भी पॉइंट आउट करो, ठीक है। और ये जो येलो लाइन में जो है ना सर, इससे आप नाम दे दो ईबीआईटी स्टार। याद है सर ईबीआईटी स्टार क्या होता है? ईबीआईटी स्टार, इसको ईबीआईटी स्टार क्यों बोलते हैं? मैंने उस लेवल का प्रॉफिट जहां पर बिजनेस एक इक्विलिब्रियम फेस करेगा। और एक चीज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ना, इसका भी एक नाम देना है। इसको लिख दो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बीईपी, दैट इज ईबीआईटी इक्वल्स टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। समझाता हूँ, वेट सर। ये जो मैंने साइड करके एरो खींच के लिखा है, बिकॉज मेरे जगह नहीं था। आप लोग उसी के नीचे कर देना, ठीक है। मेरे तो ऐसा पागल मत होना कि इधर साइड मत करना, इसी के नीचे लिख देना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज ईबीआईटी इक्वल्स टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब मैं इस ग्राफ को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा केस वाइज। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, मैंने मुझे इतना बता दो सर, ड्राइंग कर लिया? हेलो नील, पूर्वा, तोथा, संपद, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, रवि, शालिनी, ड्रॉ कर लिया सभी ने? सर। Yes. ओके सर। अच्छा, अब मैं कुछ केस के थ्रू से ये ग्राफ को आपके सामने रखूंगा। केस 1 सर, लेवरेज वाला क्लास याद करिएगा, काम आएगा। इफ EBIT is projected to be greater than EBIT स्टार, यानी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट अगर ब्रेक इवन प्रॉफिट से, इसको आप ब्रेक इवन प्रॉफिट बोल सकते हो। मैंने EBIT स्टार एक्चुअली उस पॉइंट को बोल रहे हैं जहां पर EPS इक्वल्स टू 0, याद है ना?
अर्निंग पर शेयर जिसमें जीरो है उस लेवल का ईबीआईटी, यानी प्रॉफिट तो है पर शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, माने उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो कहता है कि सर इफ ईबीआईटी इज प्रोजेक्टेड टू बी ग्रेटर देन ईबीआईटी स्टार, ठीक है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर और कुछ नहीं लिख रहा हूं, अगर भूल गए तो प्लीज थोड़ा सा लिवरेज वाला लेक्चर्स देखे जहां पर ईबीआईटी स्टार एक्सप्लेन करके रखा गया है सर। इफ ईबीआईटी इज प्रोजेक्टेड टू बी ग्रेटर देन ईबीआईटी स्टार, डेब्ट ऑल्टरनेटर will result in a higher EPS। समझाऊंगा, हायर ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, डेब्ट ऑल्टरनेटर यूज करना पड़ेगा। सर कैसे? सर उसके लिए तो मैं बोला ना, रुको सर, केस तो पहले बनाने दो। केस 2, इफ ईबीआईटी इज प्रोजेक्टेड टू बी लेस देन ईबीआईटी स्टार, equity alternative will be resulting higher EPS। ओके सर कैसे? सर कैसे, उसी का तो जवाब ढूंढना है। हाउ टू, या फिर ऐसे लिखो, हाउ डू वी कैलकुलेट ईबीआईटी स्टार, हाउ डू वी कैलकुलेट ईबीआईटी स्टार, हम लोग ईबीआईटी स्टार कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको रिपीट करता हूं अगेन, ये बात मैंने लिवरेज में भी लिखाया था। ईबीआईटी स्टार माने आप समझो सर, ईबीआईटी स्टार रेफर्स टू द इनडिफरेंस पॉइंट, रेफर्स टू द इनडिफरेंस पॉइंट। एग्जाम में ये भी सवाल करते हैं सर, इनडिफरेंस लेवल किसको बोलते हैं, ठीक है? तो ईबीआईटी स्टार रेफर्स टू द इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, indifference level of EBIT at which EPS would be same under both debt and equity alternative, debt and equity alternative। सर ऑल्टरनेटिव क्यों बोल रहे हैं? सर ऑल्टरनेटिव इन द सेंस, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ सर कि एक बिजनेस को चलाने के लिए उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई बिजनेस सिर्फ अपना शेयर होल्डर के पैसे से चल सकता है, कोई बिजनेस शेयर होल्डर का पैसा और लोन का पैसा दोनों यूज कर सकता है। बैंक लोन वगैरह लेता है कि नहीं लेता, डिवेंचर इशू करता है, कोई कोई बिजनेस दोनों यूज करता है, मिक्स्ड ऑफ डेब्ट इक्विटी। तो बिजनेस को सिर्फ डेब्ट से चला जाए, माने सिर्फ लोन से चला जाए, सिर्फ शेयर होल्डर के पैसे से चला जाए, या फिर दोनों मिक्स करके चला जाए, या फिर डेब्ट ज्यादा लिया जाए कि इक्विटी ज्यादा लिया जाए, या फिर इक्विटी ज्यादा लिया जाए कि डेब्ट ज्यादा लिया जाए, ये सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। इस पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी स्ट्रक्चर यूज करो, हर एक खेल एक चीज में ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना सर। आप डेब्ट ज्यादा यूज करो, इक्विटी कम यूज करो, आप इक्विटी ज्यादा यूज करो, डेब्ट ज्यादा यूज करो, जो भी करो आपका एक ऑब्जेक्टिव है, शेयर होल्डर का वेल्थ क्रिएट करना। ये बात नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी जो चलता है उसका ऑब्जेक्टिव ऑलवेज वेल्थ क्रिएट करना होता है।
और वेल्थ क्रिएट तभी कर पाएगा जब वो डे टू डे बेसिस में प्रॉफिट कर पाएगा, ईयरली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। तो पहले आपको शॉर्टकट प्रॉफिट में ध्यान देना है और फिर धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन में ध्यान देना है। और वेल्थ तो तभी क्रिएट हो पाएगा जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक ठाक हो, है ना। अगर स्ट्रक्चर में गड़बड़ है तो आगे जाके बड़े से बड़े बिजनेस भी फंस जाते हैं। जैसे आपको एक चीज बताऊं मैं, आप लोग बिग बाजार के बारे में तो रिसेंटली सुने हो। हाँ सर, बिग बाजार, जेट एयरवेज, बड़े से बड़े बिजनेस का नाम ले सकता हूँ मैं, ज्यादा एग्जाम्पल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ना बहुत सारा चीज लिखाना बाकी है। बिग बाजार को अगर आप देखोगे उसका डेब्ट इक्विटी की अंदर देखा जाए तो डेब्ट का बार्डन कुछ ज्यादा हो गया था, तो बिजनेस को बंद करना पड़ा, माने टू मच डेब्ट बार्डन हो गया था। टू मच इक्विटी बार्डन भी मुश्किल करता है, टू मच इक्विटी बर्डन भी मुश्किल करता है, वैल्यूएशन इश्यूज हो जाते हैं। जैसे बाइजू को देखो, बाइजू का तो डेब्ट का इश्यूज नहीं है, पैसा भर भर के आया है बाइजू के पास। हाँ तो था सही तो, अगर तुम बाइजू का अकाउंट चेक करोगे, बाइजू का इक्विटी इशू तो नहीं है। सर सामलाते पारेंगे। टू मच इक्विटी, इक्विटी इक्विटी, पैसा ही पैसा, रखने का जगह नहीं है, इतना पैसा आया पर संभाल नहीं पाया। इक्विटी मैनेज करना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो रिसेंटली कुछ बिजनेस है जैसे कि बाइजू, ओला, ठीक है, मैंने ओला कैब, इंडिया का कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। बाइजू, ओला कैब, ओयो रूम, होटल चेन में जो ओयो चलता है ना, हर जगह में दिखता है। मैं भी काफी यूज करता हूँ, जब भी बाहर जाता हूँ ओयो बुक कर लेता हूँ क्योंकि इजीली मिल जाता है, अगर कहीं दूसरा चीज ना मिले तो ऑनलाइन बुकिंग में। लेकिन कॉन्सेप्ट तो अच्छा है बट ओयो का कुछ दूसरा इश्यूज भी है, प्रॉपरली उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पाया। ठीक है, मैं अभी ओयो के बिजनेस पे जब नहीं बात करूंगा, बट आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि ऐसा बिजनेस अपने आप को कम दिनों में काफी अच्छा वैल्यूएबल तो बना लिया बट अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, जब कोई बिजनेस जल्दी में बहुत कुछ पाना चाहता है ना, तो जल्दी का काम शैतान का हो जाता है। मैं आपको एक जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ, शायद आपको सुनने में खराब लगे कि सर जो कर रहा है आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो। नहीं सर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो तो करके दिखाया, मैं तो उस काबिल भी नहीं बना, ठीक है, मतलब अगर उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर बात हैसियत का या औकात का नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एज ए टीचर एक बात कर रहा हूँ कि एक बात होता है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंसान को भी अपने जिंदगी में फील करना चाहिए। मैं भी कभी कभी इसको कोशिश करता हूँ। हर किसी को लगता है कि मेरे पास जल्दी जल्दी बहुत पैसा आ जाए, हर किसी को लगता है, जिसे भी पूछो कितना जल्दी ज्यादा पैसा कमाएंगे, कितना जल्दी बड़े से बड़े बिजनेस को मेरे अंदर एक्वायर कर लेंगे। बड़ा बिजनेस का बड़ा सोच, उसको लगता है कि वो अभी के अभी सब बिजनेस को ले लेगा, सबको खा लेगा। लेकिन बात खाने का नहीं है, हजम भी तो करना है। सिर्फ खाने से थोड़ी होगा, खाना हजम भी तो करना है। बात है कि वो हजम नहीं कर पा रहा है सर, इतना जल्दी में खा रहे हैं ना, हजम नहीं कर पा रहे। तो हजम तभी हो पाएगा जब बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेगा, थोड़ा एंजाइम भी खाएगा, माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हड़बड़ी हड़बड़ी में बिलियनियर बनने के चक्कर में वापस रोडपति बन जाना, इससे अच्छा है कि लाखपति बन के धीरे धीरे आगे बढ़े। जीरोधा मॉडल बहुत अच्छा माना जा रहा है, जीरोधा भी बिलियनियर बना है सर, पर जीरोधा मॉडल एक एग्जाम्पल बना है, और भी है बट ये एग्जाम्पल बताया आपको। माने कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ज्यादा इक्विटी का पैसा रहने से आप ज्यादा कुछ कर लोगे, लोन रहेगा तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे, या फिर टू मच लोन होगा, इक्विटी नहीं होगा, सभी चीजें मुश्किल कर सकता है। देखना है कि आप मैनेज कैसे करते हो उसको। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, और बड़े से बड़े बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी कैलकुलेट ईबीआईटी स्टार। ईबीआईटी स्टार क्या है सर? EBIT star refers to the indifference level of EBIT at which EPS would be same under the both debt and equity alternative। माने अगर बिजनेस डेब्ट अल्टरनेटिव यूज करते हैं, मतलब जिसमें डेब्ट ज्यादा होगा इक्विटी कम होगा, तब भी ईपीएस सेम रहेगा। अगर बिजनेस इक्विटी बेसिस में चलेगा, डेब्ट को कम रखेगा, तो भी ईपीएस सेम रहेगा। तो वो लेवल का एक आपको ऑप्टिमम लेवल ढूंढने के लिए बोल रहा है।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है। सर समझ में तो आ रहा है, पर कैसे होगा? मैंने बिजनेस लोन से पैसा उठाए, बिजनेस इक्विटी से भी पैसा उठाए, दोनों ऑल्टरनेटिव में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकता है? इसीलिए मैंने आपको एक इक्वेशंस लिखाने, मतलब ऑलरेडी लिखाया ग्राफ बताने के टाइम पे भी। ईपीएस 1 इक्वल्स टू ईपीएस 2। एक्चुअली एक ईपीएस 1 है, दूसरा ईपीएस 2 जो है, दोनों केस में आपको एक्चुअली अर्निंग पर शेयर ही चाहिए। जैसे हम लोग जब किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, आखिर में हमें अर्निंग पर शेयर में आना ही पड़ता है। और जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जितना हाई है, आप मान के चलो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपने अच्छा किया, ऐसा माना जाता है। अर्निंग पर शेयर हाई इज ऑलवेज टेकन ए पॉजिटिव वे। नाउ ईपीएस 1 एंड ईपीएस 2 क्या है? मैंने एक्चुअली एक इक्विटी ऑल्टरनेटिव, दूसरा डेब्ट ऑल्टरनेटिव। अब इसे थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज लिखते हैं। दैट इज ईबीआईटी स्टार माइनस इंटरेस्ट 1। मैंने ये सब 1 क्या है, ये सभी ईपीएस 1 के लिए और ईपीएस 2 के लिए दूंगा। मैंने एक 1 पार्ट है, एक 2 पार्ट है, दोनों को प्रूव करना है। ईबीआईटी स्टार माइनस इंटरेस्ट 1 इंटू 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाई N1, मैंने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इक्वल्स टू ईबीआईटी स्टार माइनस I2, ठीक है, माइनस I2 मैंने इंटरेस्ट 2 इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई N2। मैंने एक ईपीएस 1 का फॉर्मूला था, दूसरा ईपीएस 2 का फॉर्मूला है। बेसिकली दो, मैं अभी आपको फॉर्मूला से क्वेश्चन में लेके आऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और हमें यहां से क्या सॉल्व करना है बोलो तो? इस पूरे इक्वेशन से हमें एक्चुअली ईबीआईटी स्टार ढूंढ के निकालना है। ईबीआईटी स्टार मैंने दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जिस पॉइंट में एक बिजनेस डेब्ट ऑल्टरनेट यूज करे या इक्विटी ऑल्टरनेट यूज करे, ईपीएस सेम रहेगा। आपको बात समझ में आया सर? चाहे कंपनी ज्यादा लोन यूज करे, चाहे कंपनी ज्यादा इक्विटी यूज करे, ईपीएस दोनों लेवल में इक्वल रहेगा। इस बात को समझ में आया? हेलो, बोलो ना सर, क्या ये बात दिमाग में जा रहा है? कैसे होगा वो तो मैं आपको आगे कहीं सिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इतना मुझे बताओ सर। কিরে কোশ্চেনটা বোঝা গেল কথাটা? কথা, সম্পদ, Yes. নীল, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? ठीक है, और समझ में आएगा सर, अभी तो बस शुरुआत है। Yes, sir. The okay नील, okay, the entire discussion as above focuses on EPS। पूरा डिस्कशन एक्चुअली अर्निंग पर शेयर पे फोकस करता है, where as the focus should have been on share price। एक नोट बता रहा हूं आपको, जहां फोकस होना चाहिए शेयर प्राइस पे, वहां फोकस हो रहा है अर्निंग पर शेयर पे। समझाता हूं सर, जरा लिखे यहां पर। जनरली देयर इज an assumption in most of the sums that price earning ratio will remain
the same. Price earning ratio is a very popular fundamental ratio, sir. Price earning ratio is a very popular fundamental ratio. PE ratio बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं समझाता हूँ पी रेशियो क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ एक बार हल्का सा अभी, फिर बाद में डिटेल्स बोलेंगे वापस, ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। There is an assumption in most of the cases, in most of the sums, that the price earning ratio will remain the same irrespective of the alternative chosen, irrespective of the alternative chosen. However, PE ratio is given in the sum P ratio is given in the sum final decision shall be taken on the basis of share price. ठीक है, remember price equals to PE ratio into EPS. ये जो शेयर प्राइस होता है ना, ये एक्चुअली पीई रेशियो इंटू ईपीएस करके मिल जाता है। सर कैसे मिलेगा? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, आपको ये क्लैरिटी आ जाएगा। अब बार बार पी रेशियो बात हो रहा है, एक बार मैं आपको पी रेशियो का थोड़ा डेफिनेशन दे देता हूँ। काफी अवेलेबल है गूगल में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल इज द रेशियो ऑफ शेयर प्राइस ऑफ ए स्टॉक to its earning per share. P ratio is one of the most popular valuation metric of stocks. It provides indication whether a stock at its current market price is expensive or cheap. P ratio से एक्चुअली ये पता चलता है कि जो करंट शेयर का दाम चल रहा है वो महंगा है कि सस्ता है, ठीक है। अब बाकी P रेशियो का डिटेल्स डिस्कशंस मैं आपके साथ धीरे धीरे क्वेश्चंस में करता जाऊंगा, आप लोग देखते रहो सब, ठीक है। और एक्चुअली ये पीई और ईपीएस दोनों मिलके शेयर का दाम भी मतलब आपके सामने रख लेता है, ठीक है। जैसे आपको बहुत सारा ब्लॉग मिल जाएगा पी रेशियो के ऊपर, आप चाहो तो खुद भी घर पे गो थ्रू कर सकते हो, मना तो नहीं है गो थ्रू करने में, ठीक है। पी रेशियो का भी अलग अलग टाइप है, ट्रेलिंग है, फॉरवर्ड है, मैं अभी उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका एक अलग लेवल का डिस्कशन होगा जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये सब चीजों को लेके ही बात करूंगा। फिलहाल मैं ईबीएटी ईपीएस पे ध्यान रखता हूँ सर। इतना जानो कि पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, ये सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज द रेशियो ऑफ शेयर प्राइस ऑफ ए स्टॉक टू इट्स अर्निंग पर शेयर। P ratio is one of the most popular valuation metric of stocks. It provides indication whether a stock at its current market price is expensive or cheap. ठीक है, फिलहाल एक डेफिनेशन तो मिल गया, आगे आपको मैं कुछ डिस्कशन करूंगा ना, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। सर P रेशियो इंटू ईपीएस करके क्या मिल जाता है? शेयर प्राइस मिल जाता है। सर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा क्वेश्चन, देखता हूँ सर। एक सवाल करने से आई थिंक अच्छा रहेगा। एक सेकेंड सर। ठीक है सर, आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन में? क्वेश्चन दिख रहा है सर एक कैपिटल स्ट्रक्चर का? प्लीज मुझे इतना बताओ सर।
কি দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে হ্যাঁ না? স্যার ओके सर, ठीक है। चलो वही वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, इतना देर से जो भी बातें आपको थोड़ा सा आधा अधूरा सा फीलिंग है ना, वो फीलिंग भी आई थिंक दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर समझो। जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है या फिर जब स्टार्ट करने के बाद बिजनेस रनिंग हो जाते हैं, तो बिजनेस में कुछ इसी तरह का सिचुएशंस होता है। हाँ सर, एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूँ कुछ इसी तरह का। ये सब अकाउंट्स करके पहले कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसके बाद फाइनेंशियली इसको एनालिसिस किया जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल माने बेसिकली प्रोमोटर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा। सर पैसा पैसा काहे करते हो आप? सर मैं कहाँ कर रहा हूँ, पैसा है जरूरत का चीज, इसमें पैसा पैसे का क्या है, जरूरत का चीज है, बोलना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 10,000 शेयर हैं 100 रुपीज करके, तो कितना होता है 10 लाख। बिजनेस के पास पहले से कमाया हुआ कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है जो है 40 लाख का। पहले से इनकम किया हुआ कुछ कैपिटल जो कैपिटल के साथ ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज 40 लाख का। 12% लॉन्ग टर्म लोन है, मैंने बिजनेस 5 साल 10 साल के लिए लोन लेके रखा है जिसका इंटरेस्ट रेट है 12% एनुअल। ओके, और टोटल वैल्यूएशन है 50 लाख का, मैंने लोन अमाउंट इज 50 लाख का। 15% प्रेफरेंस कैपिटल है बिजनेस के पास। 15% प्रेफरेंस कैपिटल का मतलब होता है कि 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर लिया है शेयर होल्डर से, जिसको प्रॉमिस किया है कंपनी ने कि उनको 15% करके एनुअल रिटर्न देंगे। ओके, बात को समझे सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ना, आज सुबह ही मैं बता रहा था स्टॉक मार्केट क्लास में, आज मॉर्निंग में जो स्टॉक मार्केट क्लास था वहीं पर बात हो रहा था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो हाइब्रिड नेचर का होता है। हाइब्रिड नेचर का क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिवेंचर का भी कैरेक्टर होता है और इक्विटी का भी कैरेक्टर होता है। ये जो फिक्स्ड रेट में इनको इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है ना, क्योंकि प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर होते हैं, तो इसे इंटरेस्ट नहीं कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं। ये 15% डिविडेंड है। सर नाम से क्या फर्क पड़ता है? अरे सर नाम से बहुत कुछ फर्क पड़ता है सर, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। 15% प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड है ना, जैसे 12% टर्म लोन, लोन का इंटरेस्ट है, ये भी फिक्स्ड है, प्रेफरेंस भी फिक्स्ड है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। लोन टैक्स देने से पहले दिया जाता है, लोन का इंटरेस्ट बिजनेस टैक्स से पहले देगा, यानी गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करने से पहले लोन का इंटरेस्ट रिपे करेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट सरकार को टैक्स देने के बाद करेगा। ये अंतर है, माने प्रॉफिट जो पहला पहला प्रॉफिट है उसमें से पहले लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, बाद में जो पड़ा पड़ा रहने वाला प्रॉफिट है वहां से प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, वो भी सरकार को टैक्स देने के बाद। ठीक है, ये बहुत फर्क होता है सर। इसमें जो लोन देते हैं, जो लोन देता है माने जो लेंडर होते हैं, उनका रिस्क हाई है कि जो शेयर देते हैं कंपनी को, माने बेसिकली कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करते हैं, उनका रिस्क ज्यादा है। सर ऑब्वियसली जो शेयर सब्सक्राइब करते हैं उनका रिस्क ज्यादा है ना, क्योंकि उनको बाद में मिलता है। जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनका रिस्क कंपैरेटिवली लो है। लेकिन बिजनेस के एंगल से देखो, बिजनेस के लिए रिस्की कौन सा ज्यादा है? लोन ज्यादा रिस्की कि शेयर ज्यादा रिस्की? हेलो, लोन सर। लोन सर ये ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि खुद खाओ ना खाओ सबसे पहले इनको देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। शेयर वाले को थोड़ा भी कुछ भी करके कैसे भी करके मैनेज कर सकते हो, क्योंकि वो बाद का बात है, और क्योंकि शेयर होल्डर है थोड़ा ओनरशिप इश्यूज आ जाता है ना। लेकिन ये लोन वाले कोई ओनर वगैरह नहीं है, ये तो बाहर का लोग है, आपको पैसा दिया है, आप इनको रिटर्न नहीं दोगे तो छोड़ेगा नहीं। समझे रहे सर? ओके, आगे देखते हैं ये बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर। স্যার 10 বাইজুর অবস্থাও এরকমই। কার ব্যবস্থা? বাইজুর অবস্থাও একই রকম। ভাইয়ের অবস্থা একই রকম। আচ্ছা, 10 capital employed invested capital 120 lakh, invested capital है 120 lakh। The firm is evaluating a new project, business जो है
एक न्यू प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना चाहता है, इवेल्युएट माने एनालिसिस करके सोचना चाहता है कि भाई इन्वेस्ट करे कि ना करे, जिसमें रिक्वायरमेंट है 200 लाख का, माने 2 करोड़ का। इट इज प्रपोज टू बी रेज्ड बाय वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव्स। इसके पास 2 अल्टरनेटिव है, एक अल्टरनेटिव 1, अनदर इज अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेट 1 जो है उसमें 14% टर्म लोन, 140 लाख टर्म लोन ले लो बैंक वगैरह से। एक्चुअली लोन को टर्म लोन बोलते हैं क्योंकि टर्म होता है ना 5 साल 10 साल इस तरह का। 140 लाख का टर्म लोन 14% रेट में, और बाकी जो पैसा है दैट इज 60 लाख, 60 लाख है ना, वो आप एक काम करो, इक्विटी इशू कर लो एट अ प्राइस ऑफ 660 नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट एंड अंडर प्राइसिंग। नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट माने 660 टका शेयर का दाम होगा, और लेकिन उसको मार्केट में फ्लोट करने के लिए जो ब्रोकरेज वगैरह लग जाएगा ना, उसमें और 40 टका लग जाएगा। तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो 700 टका चल रहा है। करंट जो मार्केट प्राइस कंपनी का चल रहा है वो 700 टका है, लेकिन अगर न्यू शेयर इशू करेगा 660 टका लग जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह लेके, जहां करंट प्राइस है 700। अल्टरनेट 2, कंपनी दूसरा क्या कर सकता है, 13% टर्म लोन माने 13% रेट में टर्म लोन उठाएगा, जिसका वैल्यूएशन है 50 लाख का, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट माने 150 लाख 650 टका करके शेयर इशू करेगा। 650 टका नेट, नेट माने फ्लोटिंग कॉस्ट वगैरह एडजस्ट करके शेयर इशू करेगा, इक्विटी शेयर इशू करेगा। आपको साथ में ये भी कहना है कि बिजनेस का जो टैक्स रेट चल रहा है वो है 30%, और कंपनी का करंट ईबीआईटी जो है वो है 18 लाख। सर करना क्या है, सर आपको 3 क्वेश्चन पूछा है। कंप्यूट द इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, when actually EBIT equals EPS1 equals to EPS2, EBIT स्टार फाइंड आउट करना है, जहां पर डेब्ट इशू करो या इक्विटी आपका EPS सेम रहेगा, वही पूछ रहे हैं इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, जिसे EBIT स्टार कहते हैं। कंप्यूट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अंडर बोथ द अल्टरनेटिव्स। The projected EBIT of the firm after the new project is 60 lakh। अगर न्यू प्रोजेक्ट आएगा जिसमें अगर बिजनेस को 60 लाख का EBIT होता है प्रोजेक्टेड, व्हाट डू यू एडवाइस द फर्म? आप फर्म को क्या एडवाइस देना चाहोगे? आप कौन? आप फाइनेंस मैनेजर भाई, कंपनी का फाइनेंस मैनेजर, तभी आपका एडवाइस का दाम है। चौथा पॉइंट, इफ PE रेशियो is expected to fall by 10%, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 10% में गिर जाता है अंडर अल्टरनेटिव 1, व्हाट इज योर एडवाइस? 4 क्वेश्चन है, जवाब कैसे देना है? इतना देर जो भी बातें हुआ है हर बात का जवाब मिलेगा, जवाब तो करारा मिलेगा सर, करारा जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक प्रोजेक्ट तो समझ में आ गया हो। हेलो, प्रोजेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। समझ गए कि नहीं? Yes. बिजनेस को न्यू प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, यही होता है रियल लाइफ में। बिजनेस का यही इश्यूज होता है ऑलवेज, कि भाई पैसा चाहिए, कहाँ से उठाए, क्या सही रहेगा ताकि शेयर होल्डर का अर्निंग में इफेक्ट ना पड़े, या तो ग्रो करे कम ना हो, है ना, कोशिश तो ही रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी पर्पस के लिए बना है सब्जेक्ट, जिस पर्पस में शेयर होल्डर का वेल्थ ग्रो हो, वही पर्पस को हमेशा अहमियत दिया जाता है या इंपॉर्टेंस मिलता है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक काम करो सर, सबसे पहले ना हम लोग अल्टरनेट 1 पे चलते हैं। अच्छा अल्टरनेट 1 जो था, अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो अल्टरनेट 1
डेब्ट डोमिनेटेड था कि इक्विटी डोमिनेटेड था? यस बोलो। अल्टरनेट वन जो है वो डेब्ट डोमिनेटेड है कि इक्विटी डोमिनेटेड है? किसका डोमिनेशन है बोलो ना। $140 लाख रेज करोगे, 14% टर्म लोन माने डेब्ट, लोन माने डेब्ट ना, लोन माने डेब्ट, डेब्ट माने लोन। तो अल्टरनेट वन जो है वो डेब्ट डोमिनेटेड है और अल्टरनेट टू जो है वो इक्विटी डोमिनेटेड है। याद रखिए बात को। तो अल्टरनेट वन जो है वो डेब्ट डोमिनेटेड है। इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है आपका? I1 से डिनोट किया गया। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो आपको देना ही है, साथ में ये भी चेक करना है कि न्यू इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, डेब्ट ज्यादा होगा तो एग्जिस्टिंग प्लस न्यू करके आपका इंटरेस्ट रेट क्या होने, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट क्या होने वाला है? प्लीज टेल मी, बोलो कौन मुझे बोलेगा कि अभी जो कंपनी का हालत है उसमें कंपनी को कितना इंटरेस्ट एनुअली चुकाना पड़ता है, और अगर कंपनी 140 लाख का लोन ले लेगा तो कंपनी का लोन अमाउंट कितना हो जाएगा? यस आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, कोई तो बता दो मुझे। $50 लाख का लोन है सर हमारा, जिसका रेट है 12%। तो 50 लाख का 12% माने 12% ऑफ 50 लाख जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसका, प्लस न्यू आ जाएगा तो 14% रेट लगा रहा है, 14% ऑफ 140 लाख, है ना? तो 50 लाख का 12% माने 6 लाख और 140 लाख का 14% माने 140 लाख का 14% कितना हो जाएगा? बोलो सर। 19.6, दोनों को मिला दो तो हो जाएगा 25.6। यस, ये हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर मैं लोन लेता हूं मेरे बिजनेस के लिए, वो भी मेनली लोन लेता हूं, मैंने पहले से तो मेरा जो लोन चल रहा था वो तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा और 140 लाख ले लेंगे जिसका रेट भी थोड़ा ज्यादा है, तो कुल मिला के बिजनेस को 25.6 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव वन के थ्रू से। हेलो, बबट्टा बोझा कैसे? अरे बोलो ना सर, बोझा कैसे कि ना? है सर। ओके, सो हम चौथा तो बोला, बाकी लोगों का भी थोड़ा आवाज आ जाए तो अच्छा रहेगा। बोझा যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? संपद, रवि, पूर्वा, शालिनी, है सर। बोझा যাচ্ছে तो? यस सर। ओके, नील, बोलो सर। अच्छा, यस सर। ओके सर। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर का क्या हालत है? N1, N1 मैंने नंबर ऑफ शेयर को अल्टरनेट वन के लिए 1 है सर। अच्छा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पोजीशन देखो और न्यू शेयर होल्डिंग पोजीशन देखो, अभी जो हालत है उस हिसाब से एक बार चेक कर लो। अभी जो हालत है उसके हिसाब से एक बार चेक कर लो। अभी कंपनी के पास इक्विटी शेयर है 10,000 इक्विटी शेयर है 100% करके 10 लाख का। अगर ऑल्टरनेटिव वन से जाएगा तो 140 लाख तो कंपनी लोन ले रहा है, तो 60 लाख का कंपनी क्या करेगा? 60 लाख का कंपनी इक्विटी इशू करेगा, और तो कोई चारा है नहीं। तो एग्जिस्टिंग 10,000 है और 60 लाख अमाउंट इशू करेगा, जिसके लिए शेयर का दाम कितना बोल रहे हैं? शेयर का दाम है 660 टका करके।
तो प्लीज टेल मी नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 10,000 शेयर कंपनी के पास है, एग्जिस्टिंग 10,000 शेयर कंपनी के पास है, और न्यू शेयर अगर इशू होगा तो क्या हो जाएगा, 60 लाख डिवाइडेड बाई 660 टका पर शेयर। तो टोटल जितना अमाउंट आएगा उसको नंबर शेयर प्राइस से डिवाइड कर दो, उसको शेयर प्राइस से डिवाइड कर दो सर, तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। तो 10,000 शेयर तो पहले से था, प्लस हो जाएगा 60 लाख डिवाइडेड बाई 660, कितना होगा, कितना हो रहा है 60 लाख सर 9091। 9091, मेरा एक जीरो बार बार ज्यादा गिर रहा है, ओके 9091 शेयर और एक्स्ट्रा आ जाएगा 9,091। तो कुल मिला के टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 19,091 शेयर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक तो बात क्लियर है। अब हमें देखना है अल्टरनेट वन में और कुछ होने वाला है क्या, अल्टरनेट वन में और कुछ होने वाला है सर, एग्जिस्टिंग में कुछ है क्या, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है ना, हाँ ये देखो सर, ऑलरेडी कंपनी के पास प्रेफरेंस कैपिटल है 20 लाख का। तो आप एक काम करो 15% शेयर के हिसाब से, मतलब रेट के हिसाब से, अब इसका भी हिसाब लगा लो सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DP1, प्रेफरेंस डिविडेंड 1। प्रेफरेंस डिविडेंड 1 न्यू तो कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग क्या है 15% का, मतलब 20 लाख का 15%, तो हो जाता है सर 3 लाख का डिविडेंड। सर ये सब कंपनी का क्या है हिसाब किताब, पहले आपने इंटरेस्ट का देख लिया, फिर अब नंबर ऑफ शेयर का हिसाब देख लिया, और अभी आपने प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट भी देख लिया। तो ये था अल्टरनेट 1 का। अल्टरनेट 2 बताओ, आई थिंक आइडिया तो लग गया, इफ नो आइडिया देन गेट आइडिया। अल्टरनेट 2 बताओ सर, चुप ना रहो, कुछ तो कहो। अल्टरनेट 2 में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, कौन बताएगा, अल्टरनेट 2 में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, सर अल्टरनेट 2 जो है वो इक्विटी डोमिनेटेड है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्लियरली बोलता है, क्वेश्चन क्लियरली बोलता है अल्टरनेट 2 में कि आपको 50 लाख का 13% टर्म लोन लेने का इच्छा है, और बाकी पैसा आप थ्रू इक्विटी लेना चाहते हो, मैंने 150 लाख का इक्विटी, जिसमें शेयर का दाम रहेगा 650 टका करके। तो अल्टरनेट 2 इक्विटी डोमिनेटेड है, ये तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा। एग्जिस्टिंग 12% का, 50 लाख का 12%, और इस बार हम लोग 13% करके 50 लाख लेंगे न्यू स्कीम में। तो ये एग्जिस्टिंग में 6 लाख तो था ही, इस बार और थोड़ा सा 6.5% हो गया, 6 लाख प्लस 6.5 लाख, कुल मिला के आपका 12.5 लाख का इंटरेस्ट हो गया। अल्टरनेट 2 में, अल्टरनेट 2 में नंबर ऑफ शेयर में चेंजेस आएगा। एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग जो शेयर है वो है 10,000 का, लेकिन इस बार न्यू थोड़ा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि क्योंकि इस बार इक्विटी को ज्यादा प्यार मिलने वाला है। 150 लाख उठाओगे, 650 टका पर शेयर दाम रहेगा, बोलो सर कितना नंबर ऑफ शेयर चाहिए, कितना नंबर ऑफ शेयर चाहिए सर, 150 लाख, वो भी 650 पर शेयर का दाम, टेल मी सर।
सर 23076 मतलब 77 23077 23077 এটা বললি তো 3077 ओके हाँ सर মানে 150 लाख डिवाइडेड बाई 650 ऐसा कुछ आ रहा है क्या 23077 थैंक यू सर यानी जितना नंबर ऑफ जितना टोटल पैसा उठाओगे कैपिटल उसको शेयर प्राइस से डिवाइड करने से आपको मिल जाएगा सर तो ये हो जाएगा आपका 23077 तो टोटल कितना हो गया संपर्क 33077 ओके 33077 33,077 ये हो गया आपका न्यू शेयर होल्डिंग प्रेफरेंस डिविडेंड न्यू तो कुछ नहीं है पर अल्टरनेटिव कुछ भी करो एग्जिस्टिंग तो रहेगा इसको नाम दे देंगे DP2 है ना माने अल्टरनेटिव 2 में प्रेफरेंस डिविडेंड का पोजीशन जो कि 15% ऑफ 20 लाख है इसका मतलब 3 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड है बस अल्टरनेटिव 1 भी हो गया और अल्टरनेटिव 2 भी हो गया अल्टरनेट 1 भी हो गया अल्टरनेट 2 भी हो गया अब क्या करें अब इंडिफरेंस लेवल ढूंढ लेंगे सर काम खत्म पैसा हजम घर जाएंगे चलो हेंस indifference level of EBIT that is EBIT star will be given by EPS 1 equals to EPS 2 ये प्रूव करना है EPS 1 इक्वल अब मैथ्स करना है सर अब तो कुछ काम है ही नहीं अब आप लोगों को सिंपल सा मैथ्स करना है फॉर्मूला पुट करो ना EBIT स्टार माइनस इंटरेस्ट 1 इंटू 1 माइनस टी माइनस DP1 होल डिवाइडेड बाई N1 ये इसको इक्वल कर दो EBIT स्टार माइनस इंटरेस्ट 2 इंटू 1 माइनस टी माइनस DP2 होल डिवाइडेड बाई N2 बस हो गया अब जितना मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा अब फॉर्मूला का सारा इंफॉर्मेशन हमें पता है EBIT स्टार हमें नहीं पता सिर्फ हमें सिर्फ नहीं पता EBIT स्टार बाकी सब पता है EBIT स्टार को रख के बाकी सब पुट करो फर्स्ट अल्टरनेट 1 का इंटरेस्ट था आपका 25.6 टैक्स कितना है आपका क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन आपको टैक्स के बारे में भी बोला है कि 30% टैक्स है इसका मतलब ये है कि 1 माइनस टी माने 1 अगर टोटल है और 30% अगर सरकार को दे दोगे तो 1 माइनस 0.3 1 माइनस 0.3 माने 0.7 और प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 3 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 19,091 इक्वल टू EBIT स्टार इधर भी लिखो माइनस आ जाएगा इंटरेस्ट 2 इस बार हो जाएगा 12.5 इंटू 1 माइनस टैक्स अगेन 1 माइनस 0.3 माइनस हो जाएगा DP2 माने DP2 3 लाख ही रहेगा माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 33,077 33,077 इस इक्वेशन को अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो ना सर मैं इक्वेशन को सॉल्व करने में माथा नहीं लगा रहा हूं सर ये तो बेसिक कैलकुलेशंस है ना आपको यहाँ से EBIT स्टार सॉल्व करना है आपको यहाँ से मैं लिखा देता हूँ आप लोग घर पे खुद से भी ट्राई कर लेना क्या क्या वैल्यू आएगा मैं एक बार फिर भी लिखा देता हूँ 231.53.9 इंटू EBIT स्टार आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो मैं फिर भी दे रहा हूँ आप लोगों को बाद में ना मिल जाएगा ये सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके ये सब डेटा आएगा मैं इस पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ सर क्योंकि ये तो बचपन वाला बात है
59273.84 माइनस 99231, ये एक आएगा पहला। और आप बोल सकते हो, अच्छा इसी में इक्वल्स करके लिखो, ये तो एक साइड का हुआ, इक्वल्स करके 13363.7 EBIT स्टार। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, उसी हिसाब से हो रहा है। माइनस हो जाएगा 167046.25, माइनस हो जाएगा 57273। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसके बाद आपको मिलेगा 9790.2 EBIT स्टार। मतलब EBIT को आप एक तरफ कर लो, इक्वल कर लो -16704.6.25 माइनस 57273 प्लस 59273.84 प्लस 99231, और आप कर लो EBIT, यहां से निकल जाएगा EBIT स्टार इक्वल्स टू, ये टोटल करके जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 9790 करके आपका हिसाब आने वाला है 47.77 लाख। ये आपका एक्चुअल आंसर है 47.77 लाख। कारो रेस्टे किसी का आया सर ये वाला है? कारोर की एस 47.77 लाख। चौथा संपद, नील, रवि, समन्विता, सॉरी शालिनी, बोलो सर। पूर्वा হ্যাঁ স্যার। এসছে, চলো আসবে তো বটেই, একটু সময় নিয়ে করলেই চলে আসবে। ঠিক আছে, ইকুয়েশন সলিউশন ওটা তো কোনো ব্যাপার না, ওটা একটু ধরে ধরে করলে হয়ে যাবে, नॉट इशू। बट ये 47.77 लाख जो आएगा ना सर, ये EBIT स्टार है। दिस इज दैट लेवल ऑफ EBIT जहां पर आप डेब्ट यूज करो या इक्विटी यूज करो, आपका अर्निंग पर शेयर सेम होने वाला है। तभी तो हम लोग यहाँ पर दोनों साइड का EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2 किया और हमें एक EBIT मिला। तो ये बात तो फिक्स हुआ ना सर कि EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2 ऐसा करके प्रूव करना है कि हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ड्रॉ करवाया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ग्राफ ड्रॉ नहीं करवाया था, EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2, आपको दैट लेवल ऑफ EBIT स्टार फाइंड आउट करना है जहां पर EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2 होगा। तो एक्चुअली वो 47.77 लाख दैट पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शाता है। ठीक है, और अभी और भी सवाल है क्वेश्चन में, अभी भी कुछ खेल बाकी हैं, चलो देखते हैं सर। तो 47.77 लाख आ गया सर। क्वेश्चन में दूसरा सवाल था, एक जवाब मिल गया सर, कंप्यूट द इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT जो कि 47.77 लाख, जहां पर EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2। आगे सवाल करता है आपको, कंप्यूट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अंडर बोथ द ऑल्टरनेटिव्स। आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने के लिए बोल रहे हैं जहां पर बोथ ऑल्टरनेटिव में क्या होगा। माने अगर मैं ग्राफिकली बताऊं तो आपको ये वाला पॉइंट बता रहे हैं, पूछ रहे हैं दिस पॉइंट, ये जो जिस पॉइंट में आप एक्चुअली फाइनेंशियली ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करते हो, जीरो लेवल, माने इससे पहले आप नेगेटिव थे, आपको वो पॉजिटिव सिचुएशंस पूछ रहे हैं कि जहां पर आप EBIT जीरो लेवल में आ रहे हैं ना, उस पॉइंट को ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मिलेगा, हाउ टू रीच देयर, हाउ टू गेट। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। इसमें ऑल्टरनेट 1 का अगर मैं बात करूं
इंटरेस्ट कितना है ऑल्टरनेट वन में? 25.6 लाख का आपका इंटरेस्ट है। प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 3 लाख का है और इंटरेस्ट 1 माइनस टी जो है आपका 0.7 का है। इसको सॉल्व करो, आपको 29.89 लाख मिलेगा, चेक कर लो। और अगर आप ऑल्टरनेटिव 2 के थ्रू से जाओगे तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा, बिकॉज आप यहाँ पर इक्विटी बेस्ड हो। 12.5 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड है 3 और इंटरेस्ट है सॉरी टैक्स है 0.7। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑल्टरनेट 2 हो रहा है 16.79 लाख, चेक करके देख लेना। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप डेब्ट के थ्रू से जाओगे तो 29.89 लाख पे होगा, और अगर आप इक्विटी बेस्ड करके जाओगे तो 16.79 लाख में आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंच जाओगे। तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इफ द प्रोजेक्टेड EBIT ऑफ द फर्म आफ्टर द न्यू प्रोजेक्ट इज 60 लाख, अगर न्यू प्रोजेक्ट हो जाता है और उसमें प्रोजेक्टेड EBIT अगर 60 लाख आ जाता है, तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आप क्या एडवाइस करोगे? तो इसमें भी लिखो सर, सिंस प्रोजेक्टेड EBIT that is 60 lakh is greater than EBIT स्टार। सर मुझे एक चीज बताओ, EBIT स्टार कितना हुआ हम लोगों का? हेलो, हम लोग का EBIT स्टार कितना है यहाँ? 7.77 लाख 47.77 लाख ना। 77 तो 47.77 लाख से अगर हम लोगों का EBIT 60 लाख है तो ज्यादा है ना, नॉर्मल EBIT ज्यादा है। EBIT स्टार से नॉर्मल EBIT ज्यादा है। EBIT स्टार माने इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। पॉजिटिव, हाँ बोलो सर। ऐसे पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव हालत है, वेरी गुड सर। यही वाला बात आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, ठीक है, थ्योरेटिकली जब मैं पढ़ा रहा था तब यही वाला बात मैं आपको बता रहा था कि EBIT स्टार से अगर EBIT ज्यादा है, सिंस प्रोजेक्टेड EBIT दैट इज 60 लाख इज ग्रेटर देन EBIT स्टार दैट इज 47.677 lakh, that is 47.77 lakh माने EBIT स्टार, we should choose debt dominated that is alternate one। बात समझ में आया कुछ? एकदम स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ केस लिखाया था, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में मैंने आपको बताया था कि EBIT इज प्रोजेक्टेड टू बी ग्रेटर देन EBIT स्टार। अगर EBIT स्टार से ज्यादा है, that is debt alternative will be result in a higher EPS। if EBIT is projected to be less than EBIT स्टार, अगर नॉर्मल EBIT स्टार से कम होता तो इक्विटी ऑल्टरनेटिव लेने से आपका अर्निंग पर शेयर ज्यादा ग्रो करता। तो हमारे पहले केस में ये वाला जो केस हुआ है इसमें EBIT ज्यादा है EBIT स्टार से, तो डेब्ट डोमिनेशन में आपको EPS हायर होगा, इसीलिए आपको ऑल्टरनेटिव 1 चूज करना चाहिए। आई थिंक आपको जवाब मिल गया सर, आपको जवाब मिल गया कि ऑल्टरनेटिव 1 क्यों लेना चाहिए, ऑल्टरनेटिव 1 क्यों चूज करना चाहिए, क्यों डेब्ट डोमिनेटेड चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इक्विटी डोमिनेशंस। पॉइंट 4, क्वेश्चन 4, if PE ratio is expected to fall by 10% under alternative 1, what is your advice? अगर बिजनेस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10% में फॉल करता है तो आप ऑल्टरनेटिव 1 में क्या एडवाइस दो? ये तो चूज हो गया ना कि ऑल्टरनेटिव 1 चूज करना है, लेकिन आगे सवाल कर रहे हैं कि एडवाइस क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, कैलकुलेशन
ऑफ करेंट ईपीएस। सबसे पहले तो करेंट अर्निंग पर शेयर देखना है। तो करेंटली बिजनेस का ईपीएस कितना है ये देखो, ईबीआईटी माइनस आई माने इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, एन। हाँ, 1 नहीं करना है, सिर्फ एन लिखो। ईबीआईटी कितना है, क्वेश्चन देखो ना, ईबीआईटी कितना है, ये देखो सर 18 लाख का ईबीआईटी है, 18 लाख का ईबीआईटी है सर। तो 18 लाख माइनस इंटरेस्ट कितना लेंगे, प्रेजेंटली इंटरेस्ट है 12% ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 50 लाख माने 6 लाख, माने 50 लाख का 12% 6 लाख है ना, इंटू 1 माइनस टैक्स माने 0.7 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, अच्छा ये सारा का सारा पॉइंट में है ना, तो 10,000 शेयर को अगर हम 1000 में पॉइंट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, ये सब पॉइंट में है ना। 18 लाख जो है मैंने 18 लाख लिखा, तो मैंने पूरा लाख में नहीं लिखा, तो 10,000 को भी आप लाख में डिवाइड कर दो तो 0.1 लाख होगा ना, इसीलिए 10,000 शेयर को मैंने 0.1 लाख कर दिया, समझ गए ना, क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग शेयर कितना है 10,000, तो 10,000 को अगर लाख में डिनोट करे तो 0.1 लाख होता है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा सर, हिसाब करो, 12 इंटू 0.7 होता है 8.4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.1 माने होता है 54। चलो सर प्लीज मुझे बता दो एक बार, 54 आया, $54। ओके सर। स्टेप 2 करो अभी, माने एग्जिस्टिंग बिजनेस का ईपीएस है 54। सर आप किसी भी बिजनेस का निकाल सकते हो, अगर आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डेटा है आपको मिल जाए ना, जैसे यहाँ पर टाटा मोटर्स का अर्निंग पर शेयर दिया है 31.98 है ना, तो आप कभी भी किसी भी कंपनी का आईपीएस इस तरह से निकाल सकते हो, यू जस्ट नीड दोज डेटाज। स्टेप 2, एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस कितना है, करेंटली बिजनेस का शेयर प्राइस कितना जा रहा है कंपनी का 700 टका, ये करंट प्राइस है मार्केट में। तो एग्जिस्टिंग प्राइस अर्निंग रेशियो क्या हो जाएगा, पी रेशियो, जो करंट शेयर का दाम है 700 डिवाइडेड बाई ईपीएस, तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो मिल जाएगा 12.96 टाइम्स। 700 टका शेयर का दाम, 54 अर्निंग पर शेयर, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो जाएगा 12.9 टाइम्स। ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा, ठीक है सर। दिस विल रिमेन द सेम इन ऑल्टरनेट 2, ओके। इन ऑल्टरनेट 1 मैं आपको बताता हूं क्या बताना चाह रहा हूं। इन ऑल्टरनेट 1 पीई रेशियो would be fall to ध्यान से देखना सर, क्वेश्चन में एक बात कहा था कि if P ratio is expected to fall by 10% under alternate 1, alternate 1 में अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 10% में गिर जाए तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आप क्या एडवाइस करोगे,
तो अगर हम बोले कि इन अल्टरनेट वन पी रेशियो वुड बी फॉल टू 90% ऑफ 12.96 टाइम्स, मैंने 12.96 मेरा पी रेशियो था ना, तो इससे 10% में कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब उसका 90%। हेलो, 10% में कम हो जाना माने 90% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 12.96 का 90% 11.67 टाइम्स होगा। प्लीज टेल मी सर, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर। फॉल बाय 10%, तो किसका 10%? एग्जिस्टिंग का 10%। तो एग्जिस्टिंग 12.96 है, उसका 10% में नीचे गिराओ, तो 12.96 का 10% कम माने क्या, 90% का वैल्यू। तो 90% का वैल्यू होता है 11.67 टाइम्स। ये हो गया ऑल्टरनेटिव वन में पी रेशियो, जो भी क्वेश्चन में बोला था उस हिसाब से। एंड देयर इज अ फाइनल स्टेप, स्टेप 3। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस, मैंने शेयर का दाम क्या होगा अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव। आपको ये बताना है सर, ऑल्टरनेटिव वन में एज वेल एज ऑल्टरनेटिव टू में शेयर का दाम क्या होगा। कर पाओगे सर? कहां से कहां आ गए, यही तो बात ना सर, कहां से कहां आ गए देखते देखते। ऑल्टरनेट वन ऑल्टरनेट टू, सर हमको सभी इंफॉर्मेशन पता है। प्रोजेक्टेड ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है, प्रोजेक्टेड माने बजटेड, 60 लाख मान के चल रहे हैं कि दोनों ऑल्टरनेटिव में 60 लाख ही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी हम लोग बार बार कैलकुलेट किए हैं। ऑल्टरनेट वन में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि लोन ज्यादा है, ऑल्टरनेट टू में थोड़ा कम है क्योंकि लोन कम है। इसमें 12.5, उसमें 25.6। वेरी गुड। तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट हटाने से क्या मिलता है, पीबीआईटी या ईबीआईटी, ए माइनस बी करके। तो आपका इधर हो जाएगा 34.4, इधर आपका हो जाएगा 47.5। सर पैट कितना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70%। जो भी आपका पीबीआईटी है उसका 70% पैट है, मैंने टैक्स देने के बाद आपका पड़ा रहेगा 30% टैक्स है ना, तो 34.4 का 30% माइनस कर दो, मैंने डायरेक्टली इसका 70% कर दो। 34.4 का 70% करने से 24.08 आएगा, और 47.5 का 70% करने से 33.25 आएगा। सिंपल बात है सर, सरकार ने 30% टैक्स ले लेगा तो बचेगा 70%। 30% सरकार खा गया तो बचेगा क्या, 70%। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो सर, चुप ना रहो, कुछ तो कहो। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल्टरनेटिव वन में भी 3 लाख, ऑल्टरनेटिव टू में भी 3 लाख। सर सब कुछ देने के बाद, मैंने पैट से प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद क्या पड़ा रहता है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो 24.02.08 और 33.25, यहां से 3-3 लाख हटाओ, इसका बचेगा 21.08, इसका बचेगा 30.25 लाख। सर नंबर ऑफ शेयर ऑल्टरनेट वन में कितना है, सर इसको लाख में कर देते हैं, इसको लाख में कर देते हैं, 0.19091, और इसका हो जाएगा 0.33077। मैंने सब एक्चुअली 1000 में था, तो इसको लाख में करेंगे तो ऐसा पॉइंट में आएगा। ई ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी, एच पॉइंट में आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। अर्निंग फॉर शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो सर, मैंने एफ डिवाइडेड बाई जी करो, तो आपको मिल जाएगा ईपीएस 110.4, और इसका हो जाएगा 91.45। आई में आपको पता है पी रेशियो का हालत,
ऑल्टरनेटिव 1 में पी रेशियो 11.67 है और ऑल्टरनेटिव 2 में 12.96 टाइम्स है। जे में आपको शेयर प्राइस मिल जाएगा। शेयर प्राइस कैसे मिलता है सर? पी रेशियो इंटू अर्निंग पर शेयर, दोनों आपको पता है, पी भी पता है, ईपीएस भी पता है, दोनों को इंटू करो, इसको साथ इसको इंटू करो, इसके साथ इसको इंटू करो। ऑल्टरनेटिव 1 में शेयर का दाम होगा 1288, ऑल्टरनेटिव 2 में शेयर का दाम होगा 1185। तो कंपनी क्या चाहेगा, शेयर का दाम ज्यादा हो कि शेयर का दाम कम हो? हेलो, कंपनी क्या चाहेगा? अल्टरनेट 1 शुड बी चूजन, क्योंकि उसमें कंपनी को शेयर का प्राइस ज्यादा मिल रहा है। ओके, हाँ सर। यस सर। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का डेटा निकाल सकते हो, ठीक है? समझ गए सर? ईबीआई टीपीएस एनालिसिस कहां से कहां पहुंच गए देखते देखते। सबाई बुझते पेरे छे क्लास? यस सर। बताओ सर। पूर्वा, रवि, সম্পদ, তথা। হ্যাঁ স্যার, আর একটু ওকে, দেখতে হবে। আচ্ছা একটু দেখো। একটু দেখতে হবে। ঠিক আছে, না খুবই খুবই কনসেপচুয়াল এগুলো ডিটেলস গুলো, এগুলো একটু দেখলে কোম্পানির ব্যাপারে অনেক অ্যানালিসিস করা যায়। ঠিক আছে, আমি আজকে ক্লাস এতটাই রাখলাম। घर पे एक बार आप लोग ना रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लास्ट वीक का जो होमवर्क है वो भी करा के दूंगा, ठीक है? आज मैं इतना ही रखता हूँ, मैम का भी थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए नहीं तो मैं होमवर्क करा देता। ठीक है, चलो होगा सर, सर। ओके Good night, बाय। sir. गुड हाँ। नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर, রাখছি बाय। স্যার। ओके बाय।